कोटा यूनिवर्सिटी का मानव एवं आर्थिक भूगोल करके एक पेपर है। तो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आपके एक प्रश्न आता है कि मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका आंसर आपको कैसे देना है। सबसे पहले तो आपको मानव भूगोल का अर्थ समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मानव भूगोल का अर्थ क्या है? प्रकृति और वातावरण के साथ मानव के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है जैसे आप और मैं या संसार के सब मानव वातावरण के साथ क्रिया करते हैं। कैसे क्रिया करते हैं? हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम वायु को हमारे अंदर लेते हैं फेफड़ों में, ठीक है, फिर हम वायु को बाहर छोड़ते हैं। इसके अलावा जैसे हम खाना खाते हैं, खाना क्या खाते हैं हम? जो वातावरण ने, जो प्रकृति ने जो हमको चीज़ें दी है उन सबको हम खाना खाते हैं। इसके अलावा हम वातावरण के साथ मान लिया हमारा पूरा जीवन वातावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई पर्यावरण पर, जैसे वातावरण में अगर बाढ़ तूफान वगैरह आ जाते हैं तो मानव प्रभावित होता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। कैसे मानव कृषि करता है, कैसे मानव अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है, कैसे मानव पशुपालन करता है, ठीक है, कैसे आदि मानव जो है कैसे वो जीवित जंगलों में जीवित रहते हैं, कैसे उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ खुद का अनुकूलन किया है, ये सारे अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल का छोटा सा अर्थ याद रखो, प्रकृति और वातावरण के साथ मानव के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। इसके बाद में एक परिभाषा और आपको याद करनी पड़ेगी। एक वैज्ञानिक है कुमारी सैंपल, और उस कुमारी सैंपल ने क्या कहा है? क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी। क्रियाशील मानव का मतलब है जो क्रिया करता रहता है, कभी नहीं बैठने वाला मानव। ठीक है, क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है? अस्थिर है। भाई पृथ्वी अपनी एक जगह पे खड़ी तो नहीं है, वो भी चारों तरफ घूम रही है और पृथ्वी में बदलाव आते रहते हैं। तो क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंध, ठीक है, यानी मानव और पृथ्वी के बीच में जो वे संबंध जो बदलते रहते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। कुमारी सैंपल की ये परिभाषा है, इसको ऐसे कैसे याद कर लेनी है आपको। फिर आपको मानव भूगोल के उद्देश्य और क्षेत्र के बारे में लिखना है। ठीक है, देखिए अगर आपके प्रश्न ऐसे आता है कि मानव भूगोल के उद्देश्य और क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए, तो भी आपको ये दोनों चीजें याद करनी है। ठीक है, तो मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी काम को करने के क्या उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके क्या उद्देश्य है? आपको पास होना है बीए में, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, किसी को टॉप करना है। तो इसी तरीके से मानव भूगोल अपन पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं? उसके उद्देश्य क्या है? उसके उद्देश्य है हमारा कि मानव और प्रकृति के जो बीच में जो संबंध है उस संबंध को जानना। उस संबंध को हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, हम पर्यावरण पर प्रभाव जो है मानव के उनको जान सकते हैं, मानव के ऐसे क्रियाकलाप जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम रोक सकते हैं। ठीक है, मानव भूगोल के अध्ययन से रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में आधुनिकपन ला सकते हैं, पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, आदिवासियों के जीवन को और अच्छी तरीके से जाना जा सकता है। ठीक है, मानव और सांस्कृतिक वातावरण के बीच का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये दो तरह का वातावरण आया, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कि आप किसी बाजार में खड़े हो, उस बाजार में एक आप देख रहे हो कि एक समाज कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे कि किस धर्म को मान रहा है, ठीक है, और कैसा खाना खा रहा है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? सांस्कृतिक वातावरण में। यानी मनुष्य ने जो खुद ने जो वातावरण तैयार किया है, कौन सा? धर्म, राजनीति, बाजार, ठीक है, और क्या कहते हैं, रिवाज, पहनावा, खाना, ये सब सांस्कृतिक वातावरण में आता है। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी पर खड़े हो और आपको जंगल ही दिखाई देता है, चारों तरफ पहाड़ दिखाई देता है, नदियाँ दिखाई देती है, वायु आपके चारों तरफ बह रही है, तो ये सब किसमें आता है? प्राकृतिक वातावरण में। तो मानव और प्रकृति के वातावरण के संबंधों को जानना, मानव और सांस्कृतिक वातावरण के बीच को जानना। सांस्कृतिक वातावरण मैंने आपको बता दिया, आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हो। ये टॉपिक डालना है आपको, फिर डिटेल में लिखना है, ये टॉपिक डालना है, फिर डिटेल में लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप इसको डिटेल में लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, तो फिर आप इसमें सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे हमने ओजोन का अध्ययन किया, फिर हमने ओजोन के प्रदूषण को रोका, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण को देखा, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषण को रोकने के लिए हमने सम्मेलन किए। सम्मेलन करने के बाद में हमने क्योटो प्रोटोकॉल बनाया, ठीक है, ओजोन के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो मानव भूगोल के उद्देश्य और क्षेत्रों में, है ना। छोटी छोटी चीज़ें छोटा छोटा करके बहुत सारा लिख सकते हो इसमें। अब आता है मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र, प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में मैंने बताया आपको, एक पहाड़ी पर खड़े हो आप और आपको जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे जंगल, जंगल के जीव जंतु, जंगल के पेड़ पौधे, जंगल में नदियाँ, जंगल में पहाड़, जंगल में पत्थर, जंगल में मिट्टी, ये सब आप इसमें लिख सकते हो प्राकृतिक वातावरण में। सांस्कृतिक वातावरण मैंने अभी बताया आपको। मानव भूगोल के क्षेत्र में सांस्कृतिक वातावरण क्या है? सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य जो खुद तैयार करता है, जैसे समाज, संस्कृति, पहनावा,
रीति रिवाज, ये सब किसमें आते हैं? सांस्कृतिक वातावरण में। मानव का उद्भव कैसे हुआ? मानव भूगोल के क्षेत्र में हम ये जानते हैं कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, मानव प्रजातियां कैसे बनी, ये जानते हैं हम। जनसंख्या के बारे में जानते हैं, जनसंख्या का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, किन देशों में जनसंख्या कम है, कि अलग अलग देशों की जनसंख्या की समस्या अलग अलग है, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। मानव के अधिवास जैसे बस्ती, नगर, शहर, मानव जो मकान बनाकर रहता है उसका अध्ययन करते हैं हम इसमें। मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग वगैरह, इन सब का अध्ययन करते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप टॉपिक बनाकर और बड़ा सारा इसमें लिखोगे आप। देखिए कभी कभी आपकी परीक्षा में आ जाता है कि विडाल दी ब्लास ने मानव भूगोल के कितने क्षेत्रों में बांटा, या विडाल दी ब्लास का मानव भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो आप सारी चीजें लिखोगे, मानव भूगोल का अर्थ वगैरह सब। फिर उसके बाद में विडाल दी ब्लास ने मानव भूगोल को 4 क्षेत्रों में बांटा है। कौन कौन सा? जनसंख्या, सांस्कृतिक वातावरण मैंने समझाई दिया आपको, परिवहन, ठीक है, और इसके बाद में मानव प्रजाति। ये 4 टॉपिक लिखना है आपको। अगला सवाल आपके परीक्षा में ये आता है। अब एक सवाल कंप्लीट हो चुका है अपना, और वो 100% परीक्षा में आता है ना। कई बार परीक्षा में पूछा उसको, जो अपन ने पहला सवाल पढ़ा था, मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए और उसके उद्देश्य और क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ये वाला। अब दूसरा सवाल आता है परीक्षा में, मानव भूगोल के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कभी कभी छोटे प्रश्नों में आ जाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या है, वातावरण समायोजन का सिद्धांत क्या है। तो मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं, इन तीनों के नाम याद कर लीजिए आप, बिल्कुल कंठस्थ। इसके बाद में इनका अर्थ समझिए। क्रियाशीलता का मतलब होता है, क्रियाशीलता का मतलब कोई चीज जो बदलती रहती है या कोई चीज जो काम करती रहती है, उसको अपन क्रियाशील बोल देंगे। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? जमीन पर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो बदलती रहती है। जैसे वायु बदल रही है, जमीन का थल बदल रहा है, नदियां बदल रही है, समुद्र बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बदलती रहती है, और इसमें जो बदलाव लाने वाली शक्ति है, वो शक्ति प्राकृतिक शक्तियां भी हैं और मानव निर्मित शक्तियां भी हैं। प्राकृतिक शक्तियां तो ऐसे, जैसे वायु चल रही है तो वायु ने नदी का पानी को बहाया तो नदी का पानी बदल गया, ठीक है। सूर्य की बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो समुद्र का पानी ऊपर उठेगा और ऊपर आके बरसात के रूप में बरसेगा, ठीक है। तो ऐसे भी करके क्या है, पृथ्वी पर बदलाव आ रहा है सूर्य से और काफ़ी बदलाव आते हैं, कई सारे। सूर्य से गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें क्या करती है, और एक ये पृथ्वी का जो घूमना है, ये भी पृथ्वी में बदलाव लाता है। ये भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। वायु भी प्राकृतिक शक्ति है, जल भी प्राकृतिक शक्ति है। देखिए जल जब बरसात के रूप में बहुत तेज बरसता है, केदारनाथ वगैरह में, इसमें तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और बस्तियाँ तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और वहाँ का नक्शा ही बदल जाता है, ठीक है। तो जल भी बदलाव लाता है जमीन के ऊपर। लेकिन कुछ मानव निर्मित शक्तियाँ भी हैं जो बदलाव लाती है। जैसे आपने कहीं सड़क बना दी तो उससे बदलाव आ गया। मानव कभी कभी बमों का परीक्षण करता है, जैसे उसने समुद्र में बम फेंका या कहीं रेगिस्तान में उसने बम फेंका, तो बड़े बड़े वो हो जाते हैं वहाँ पे खड्डे, जिसको बोलते हैं अपन, बहुत बड़ा अथाह वो हो जाता है, गहरा खड्डा हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे भी जमीन में बदलाव आते हैं, रेल बनाने से, इन सब चीज़ों मानव की जमीन में बदलाव आते हैं। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है। इसमें आप वो और डाल सकते हो जो कुमारी सैंपल ने कहा है कि क्रियाशील मानव होता है, ठीक है, स्थिर पृथ्वी होती है। ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हो। फिर आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। देखिए पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी, तो पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से बनी हुई चीजें, यानी मिट्टी से बनी हुई चीजें, पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो इसका मतलब ये है कि जमीन पर यानी मिट्टी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बंधी हुई है, और इनको अलग अलग बांट कर अध्ययन करना ठीक नहीं है। अगर किसी एक चीज में बदलाव होता है तो सभी चीजों में उसका किसी ना किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है, जैसे मान लो कि किसी समुद्र के पानी में बदलाव आ रहा है, तो समुद्र के आसपास की जितनी भी वनस्पति है उसमें भी बदलाव महसूस होगा। समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु है उनमें भी बदलाव महसूस होगा, यानी वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर होंगे। फिर इसके बाद में आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। देखिए वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जमीन पर होने वाले बदलाव वातावरण के साथ समायोजित हो जाते हैं, ठीक है, इसको वातावरण समायोजन का सिद्धांत बोलते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे आज अगर आप बर्फीले इलाकों में जाओगे, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमी हुई है, देखो ये तो पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये भूमध्य रेखा है बीच वाली। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ के जीव जंतुओं का जीवन जो है बर्फ के अनुकूल होगा, और अगर आप यहाँ जाओगे यहाँ के जीव जंतुओं का जो अनुकूलन है वो
बर्फ जो ठंड ठंड है उसके अनुकूल होगा। लेकिन यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर गर्मी पड़ती है तो यहाँ के जीव जंतुओं का अनुकूलन अलग होगा। अगर यहाँ के जंतु को आप लाके यहाँ छोड़ दोगे तो वो मर जाएगा, और यहाँ के जंतु को आप ले जाकर बर्फ के इलाके में छोड़ दोगे तो वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि वातावरण के साथ उन्होंने अपना अनुकूलन कर लिया है, समायोजन कर लिया है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि जैसे वातावरण में कोई चीज बदलती है, जैसे कोई तूफान आ जाता है या फिर जमीन में कोई चीज फट जाती है या जमीन में की कोई संरचना बदल जाती है। जैसे आज हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत की जगह पहले कौन था? तैतीस सागर, लेकिन तैतीस सागर की जगह आज हिमालय पर्वत आ गया। तो हिमालय पर्वत ने वातावरण के साथ समायोजन कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे जो स्थायी जो है स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है हिमालय पर्वत। देखिए ये भी बहुत सीधा सवाल है, विश्व में जनसंख्या वितरण का वर्णन कीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण, जैसे मान लो कि अमेरिका में जो जनसंख्या है वो हमारे यहाँ से कम पाई जाती है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत में, चीन में भी बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूरोप के देशों में जाओगे तो वहां पर थोड़ी कम जनसंख्या होगी, और अगर आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाओगे तो वहां पर तो जनसंख्या है ही नहीं। ठीक है, यानी विश्व के कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ जहाँ पर जनसंख्या रहती नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत, जैसे देखो ये जो इलाका है, ये जो पीला पीला हो रहा है ना, ये भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, फिलीपींस वगैरह, ये जो देश है, इन देशों में जनसंख्या देखिए कितनी ज्यादा बारी जा रही है। ये पीला पीला जो हो रहा है जनसंख्या घनत्व को दर्शा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में देखिए जनसंख्या है ही नहीं। यहाँ देखिए इधर जनसंख्या ही नहीं है। कनाडा में देखिए आप, ये अमेरिका है, अमेरिका में देखो जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है। इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है और इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, अफ्रीका में यहाँ पर जनसंख्या घनी बसी हुई है, और यूरोप में देखिए पूरा यूरोप जनसंख्या से सटा पड़ा है। जनसंख्या वितरण का मतलब है कि विश्व में जनसंख्या किस तरीके से फैली हुई है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो विश्व में जनसंख्या के प्रारूप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का अर्थ समझाना है सबसे पहले आपको। विश्व के सभी भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। भारत, पाकिस्तान, चीन देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यूरोप, अमेरिका देशों में जनसंख्या घनत्व भारत और की अपेक्षा कम है। ये बात आपको लिखनी है। फिर इसके बाद में आपको जनसंख्या घनत्व का अर्थ समझाना है। देखिए जैसे कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा और उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोगों की संख्या है, उस प्रदेश के लिए क्या कहलाएगी? जनसंख्या घनत्व। जैसे मान लो कि ये भारत है, ठीक है, इस भारत का क्षेत्रफल है, उस हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या बसी हुई है। ठीक है, तो इस भारत के क्षेत्रफल से इस जनसंख्या का जो अनुपात अपन निकालेंगे उसको जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। अपने यहाँ का जनसंख्या घनत्व 301 है लगभग। विश्व में जनसंख्या वितरण के क्षेत्र, देखिए इस तरीके से आपको टॉपिक डालना है। फिर इसमें आपको लिखना है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र और जनविहीन क्षेत्र। तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है अपन का एशिया, और एशिया में भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ठीक है, और यूरोप, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र लिखने हैं आपको अमेरिका, कनाडा, पूर्वी यूरोप। कम घनत्व वाले लिखने हैं आपको ईरान, इराक, साइबेरिया का मरुस्थल वाले हिस्से। और जनविहीन क्षेत्र लिखने हैं आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप देखो, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दक्षिणी ध्रुव वाला इलाका क्या कहलाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती क्योंकि ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। देखिए विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्याएं बताइए, ऐसे करके आपके 2019 में प्रश्न आया हुआ है, और ये बहुत सीधा सवाल है, मतलब आप इसको समझ लो, अगर आ जाए तो कर देना। विकासशील देशों की समस्या है, पहले से आप विकासशील देशों के बारे में समझिए। देखिए दुनिया में 3 तरह के देश है, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश, यानी जो विकसित विकासशील होने की कगार पर है। भारत, चीन वगैरह विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दरअसल विकासशील देश उन देशों को कहते हैं जो अभी विकसित होने की प्रोसेस में है, और विकसित देश उनको कहते हैं जिन्होंने अपना मतलब बहुत आगे निकल चुके हैं, वो अर्थव्यवस्था उनकी बहुत मजबूत है। ठीक है, तो भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ये विकासशील जो देश होते हैं वो ज़्यादातर कृषि प्रधान देश होते हैं, और यहाँ की जो जनसंख्या है उसका 50% से अधिक भाग कृषि में लगा होता है। कृषि का मतलब होता है खेती का काम करता है, पशुपालन का काम करता है। तो विकासशील देश भारत उसकी श्रेणी में आता है। विकासशील देशों की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है लेकिन अपन को यहाँ पे। तो विकासशील देशों की समस्याएं क्या क्या है देखिए। पहले देखिए जनसंख्या, जो विकासशील देश है उसमें जनसंख्या वृद्धि की बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इनमें जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये जनसंख्या जो वृद्धि यानी जनसंख्या का जो जमाव है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण क्या है? उसके कारण देखिए कई कारण है। एक तो यहाँ पर जन्म दर अधिक है, जन्म दर अधिक होगी तो बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे।
ठीक है। और बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। एक यहाँ पर क्या है कि मृत्यु दर कम है। देखिए मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा मरेंगे और जनसंख्या कम होगी। लेकिन मृत्यु दर कम है, मृत्यु दर कम का मतलब है जैसे 80 साल 60 साल से लेकर और 100 साल के बीच की, मान लो बहुत सारे लोग हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, भारत में और चीन में। तो इन लोगों की वजह से क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। एक तो बच्चों की वजह से, और फिर इसके बाद में मृत्यु दर का कम होना। मृत्यु दर कम क्यों होती है? क्योंकि कोई देश जब मतलब जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह, दवाई वगैरह, जब ये चीज़ अच्छी होती है तो फिर उससे क्या मृत्यु दर कम हो जाती है। तो मृत्यु दर के कम होने से भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। एक होता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है जैसे मान लो कि ये भारत है और ये बांग्लादेश है, ठीक है। इस बांग्लादेश से लोग बाग निकल कर भारत में आके बस जाते हैं, तो इससे भी भारत की जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। या मान लो ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका से लोग भग के यूरोप चले जाते हैं, तो इससे भी यूरोप की जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। या चीन में कहीं और से लोग आकर बस जाते हैं, या भारत में कहीं और से लोग आकर बस जाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों में आपको क्या क्या लिखोगे? जन्म दर, मृत्यु दर का कम होना, प्रवास, ये सारी चीजों का वर्णन करोगे। अज्ञानता, अशिक्षा, ठीक है, गरीबी, ये सब आप जनसंख्या वृद्धि के कारणों में लिखोगे। फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। एक जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने से हमें जो नुकसान हो रहा है वो चीज भी आपको लिखनी है। जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं में ये चीजें लिखनी है आपको। इसमें क्या क्या लिखना है? बेरोजगारी, फिर बेरोजगारी के बारे में वर्णन करोगे आप, अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, ठीक है, अपराध, और भी कई सारी चीजें लिख सकते हो आप, जैसे कृषि भूमि का कम होना, अधिवास का कम होना, रहन सहन की जगह का कम होना, भीड़भाड़ का बढ़ना, पर्यावरण को नुकसान, बहुत सारी चीजें आप इसमें लिखते जाओगे जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं में, ठीक है। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारणों में लिखोगे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय में लिखोगे आप। अब जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है? जनसंख्या नीति बनाकर, कि भाई आपको जनसंख्या नीति का मतलब होता है एक जोड़े को, यानी एक दंपत्ति को, यानी एक पति पत्नी को केवल 2 बच्चे पैदा करने हैं, जी जनसंख्या की नीति कहलाती है। इसको आप 1 बच्चा भी कर सकते हो, 3 बच्चे भी कर सकते हो। सरकार जो चाहेगी उस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए नीति बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, इसके अलावा रोजगार देकर, शिक्षा का बढ़ावा देकर, ठीक है, ये सारी चीजें करके अपन जनसंख्या वृद्धि को, और क्या कहते हैं, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो गर्भ निरोधक जो साधन है, उनको सुलभ उपलब्ध करा के। आपने देखा होगा गर्भ निरोधक चीजों को खरीदने के लिए जो ग्रामीण, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं उसके जो लोग बाग हैं उनको शर्म महसूस होती है। तो जनसंख्या वृद्धि के रोकने के जो साधन है उनको सुलभता से उपलब्ध कराने पर भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। विकसित देश जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है ना, इन देशों में विकसित देश है ये। विकसित देशों की जनसंख्या की जो समस्या है ना वो अलग तरीके की है, हमारी तरह नहीं है वहाँ की जनसंख्या की समस्या। वहाँ पर क्या है, बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है और बच्चों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, मतलब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी नहीं रही, वहाँ ऋणात्मक जनसंख्या है। ऋणात्मक का मतलब होता है जैसे मान लो कि इस साल 100 जनसंख्या है तो अगले साल 99 जनसंख्या रह गई, ठीक है। तो वहां पर जनसंख्या बढ़ नहीं रही, जनसंख्या घट रही है। तो जनसंख्या घट रही है तो उनको लोग बाग नहीं मिल रहे काम करने के लिए। देखिए बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, तो बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या कम है। अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो जवान भी कम होंगे, फिर तो जवान कम होंगे तो फिर फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? तो इन देशों में काम करने के लिए जवान जो व्यक्ति है वो मिल नहीं रहे। तो विकसित देशों की समस्या जो जनसंख्या की है वो अलग तरीके की समस्या है, ये आप लिख सकते हो। जनसंख्या घनत्व का अर्थ समझाना है आपको, और फिर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। देखिए जैसे मान लो कि ये जयपुर है, ठीक है, और ये जैसलमेर है, ठीक है। जयपुर छोटा है, जैसलमेर बड़ा है, लेकिन जयपुर की जनसंख्या मान लो 100 है, ठीक है, और जैसलमेर की जनसंख्या 5 है, ठीक है। देखिए इतने बड़े क्षेत्र में कितने से लोग रह रहे हैं? 5। और इतने बड़े क्षेत्र, इतने छोटे क्षेत्र में यानी जयपुर में कितने लोग रह रहे हैं? 100। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कौन सी चीजें हैं जो जयपुर में जनसंख्या को बढ़ा रही हैं, और ऐसी कौन सी चीजें जिससे जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है। तो एक इलाके में जितने लोग रहते हैं उस इलाके के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से जो अनुपात है उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने वाले क्या कारक है, यानी जयपुर में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके क्या क्या कारक है? पहले जो भौतिक कारक, एक तो जलवायु अच्छी होनी चाहिए। ये भौतिक प्राकृतिक, ये कई बार आपने सुना होगा। तो भौतिक कारक आप टॉपिक डालोगे, फिर उसमें डालोगे जलवायु, पानी, मिट्टी, पर्वत, मैदान,
भौतिक का मतलब होता है हमारे चारों ओर जो पर्यावरण में जो चीजें उपस्थित है ना, उन सबको भौतिक बोलेंगे हम, जिनको मानव ने नहीं बनाया। जैसे हमारे चारों ओर सड़क है और वायु है, तो वायु तो प्रकृति ने बनाई है, जबकि सड़क कितने बनाई है? मानव ने। तो मानवीय कारक में सड़क आ जाएगी और भौतिक कारक में वायु आ जाएगी, जलवायु आ जाएगी, पानी आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, पर्वत आ जाएगा, मैदान आ जाएंगे। उपजाऊ मैदान होगा तो जनसंख्या ज्यादा ज्यादा घनत्व होगा जनसंख्या का, ठीक है। पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, और तो उन पर्वत पहाड़ों के नीचे ढलानों पर ज्यादा जनसंख्या बसेगी, ठीक है। मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो भी वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। पानी स्वच्छ होगा, पानी यानी पहले क्या है, नदियों के पास लोग बाग बस जाते थे, तो नदियों से भी क्या है, पानी से भी जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। वो मानवीय कारक जो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं, जैसे सुख और शांति। देखिए अगर मान लो जयपुर शहर में दंगे हो रहे हैं तो वहां जाकर कौन बसना चाहेगा, लेकिन जयपुर शहर में सुख शांति है तो वहां पर ज्यादा लोग बसेंगे। तो जनसंख्या घनत्व को कौन बढ़ाता है? सुख और शांति व्यवस्था। लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो आजादी मिलती है वो भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है। जन्म दर का बढ़ना भी जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। कम मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या घनत्व को बढ़ाती है। प्रवास का मतलब होता है जैसे जैसलमेर से काफी सारे लोग बसकर जयपुर में बस गए आके, ठीक है। तो ये हो गया प्रवास, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बसना। जैसे मान लो ये आपका घर है गांव में और आपने जयपुर में मकान ले लिया और आप गांव से निकलकर जयपुर बस गए, ये कहलाएगा प्रवास, और आप कहलाओगे जयपुर के लिए प्रवासी, ठीक है। तो प्रवास से भी जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या घनत्व को घटाने वाले कारक, जैसे मान लो कि अब आपके गांव में से जनसंख्या घनत्व कम हो गया, लोग बाग बाहर निकल गए, उसका क्या कारण है? या तो आपके गांव में सूखा पड़ा होगा, या बाढ़ आई होगी, या कोई महामारी फैल गई होगी, या भूकंप आया होगा, या ज्वालामुखी रेगिस्तान होगा आपका गांव, या फिर आपके गांव में जंगल के लिए सरकार ने उसको अलॉट कर लिया होगा, या जंगल में आपका गांव आता होगा। तो देखिए भौतिक कारक हैं ये सारे, ठीक है, जो जनसंख्या घनत्व को घटाते हैं। मानवीय कारक क्या है? युद्ध की स्थिति, दंगे, फसाद, सांप्रदायिक दंगे, अधिक मौतें, महामारी से अधिक मौतें हो सकती है, तानाशाही और महंगाई। महंगाई भी क्या करती है? जनसंख्या वृद्धि दर को कम करती है और जनसंख्या घनत्व को घटाती है। अगर जयपुर में आटा 100 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, और आपके गांव में आटा 10 रुपए किलो मिल रहा है, तो लोग बाग आपके गांव में आकर रहना पसंद करेंगे, ना कि जयपुर में, ठीक है। तो महंगाई भी क्या है? जनसंख्या घनत्व को कम करती है। ये जनसंख्या घनत्व के बारे में अपन ने पढ़ा है अब तक। ये ऐसे कैसे एडिशन सवाल आ जाएगा और आप इसको इसका ऐसा अर्थ देना है, बस ये सारे टॉपिक डाल के आपको लिखना है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको डायरेक्ट वर्गीकरण नहीं करना है। कैसे करना है इस सवाल को देखिए। पहले आपको मानव प्रजाति का अर्थ समझाना है। देखिए जितने भी दुनिया में मानव है उनके शारीरिक लक्षणों में चेहरा, कद काठी, बाल, ठीक है, शारीरिक जो गठन है उसको देखकर कुछ समानताएं पाई जाती है, ठीक है। इन समानताओं के आधार पर मानव वर्ग को कई वर्गों में बांटा जाता है। इन वर्गों को क्या बोलते हैं अपन? मानव प्रजाति। आप एक चाइनीज का आदमी देखिए, ठीक है, और एक आप भारत का आदमी देखिए। अगर आप चाइनीज का कोई पुरुष देखोगे तो उसकी आंखें थोड़ी सी पतली होगी और उसका कद थोड़ा छोटा होगा, देखा होगा आपने, ठीक है, और उसके बाल थोड़े से छोटे होंगे, घुंघरालू से होंगे, ठीक है। तो या आपने तिब्बत मार्केट में तिब्बतियों को देखा होगा। तो वो ये जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के आधार पर मानव को कई वर्गों में बांटा जाता है। इन्हें मानव प्रजाति कहा जाता है। आपको ये एज इट इज परिभाषा लिखनी है इसमें। मानव प्रजाति के वर्गीकरण के आधार क्या है? तो इन आधारों में आपको लिखना है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों में क्या क्या लिखना है? चेहरा लिखना है आपको। अब चेहरा टॉपिक डालकर फिर आपको वर्णन करना है कि जैसे जो मंगोल, चीन और तिब्बत के इलाके के जो लोग हैं उनका चेहरा थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और उनके जो गाल हैं थोड़े से उभरे हुए होते हैं, ठीक है, उनका। फिर आप दूसरा टॉपिक डालोगे। फिर उसके बाद में आप भारत के चेहरों का वर्णन करोगे। फिर आप अमेरिका के चेहरे का वर्णन करोगे। थोड़ा बड़ा चेहरा होता है, खूबसूरत लगता है दूर से, आंखें बड़ी होती है। फिर इसके बाद में आप कद डालोगे। कद में आप फिर अमेरिका का कद लिखोगे कि अमेरिका में जो पुरुष है उनका कद थोड़ा लंबा होता है। भारत के मनुष्यों में भी कद का थोड़ा लंबा होता है। चाइना और तिब्बत, ठीक है, और ये जो मंगोल का इलाका है वहाँ का कद काठी थोड़ी छोटी होती है। फिर इसके बाद में आप रंग लिखोगे, ठीक है। अफ्रीका के लोगों का रंग काला होता है जबकि चाइनीज लोगों का रंग गोरा होता है, ठीक है। यूरोप और अमेरिका के लोगों का रंग भी गोरा होता है। फिर आप नेत्र के बारे में लिखोगे। चाइनीज जो नेत्र होते हैं, जो आंखें होती है, वो छोटी होती है। फिर आप बालों के बारे में लिखोगे। फिर रक्त समूह के बारे में लिखोगे और फिर शरीर गठन के बारे में लिखोगे, पूरी चीजें। तो मानव प्रजाति के वर्गीकरण के आधार में आप क्या क्या लिखोगे, ये सारी बातें लिखोगे और इसमें एक एक दो लाइन सारी चीजें लिखोगे टॉपिक डाल के। फिर आपका आता है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण। आप ये टॉपिक भी डाल सकते हो इसी में, वर्गीकरण के आधार में। और अगर आपके अलग से प्रश्न आए ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये चीजें लिखनी है। नीग्रेटो प्रजाति जो फिलीपींस में पाई जाती है ना, जो फिलिपिनी होते हैं
नीग्रेटो प्रजाति लिखनी है आपको। फिर आपको लिखनी है नीग्रो प्रजाति, फिर इसके बाद में लिखनी है ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति, फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति, नॉर्डिक प्रजाति और मंगोलियन प्रजाति। इनके नाम याद करने हैं आपको। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में वर्णन कीजिए। देखिए जनजातियों के बारे में डायरेक्ट प्रश्न आता है, जैसे एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में समझाइए, पर्यावरण के साथ उसने कैसे अनुकूलन कर लिया, ये सवाल आता है एस्किमो का। ठीक है, एस्किमो जनजाति है तो आपके 4 जनजातियां दे रखी है, एस्किमो, नागा, पिग्मी, बुशमैन और गोंड। तो इन सब का वर्णन कैसे करना है आपको अगर सवाल आ जाता है तो सब आपके सवाल आता है जनजाति किसे कहते हैं, एस्किमो जनजाति का वर्णन कीजिए। या आपके इसे सवाल आता है एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र, ठीक है, उसके व्यवसाय, ठीक है, और उसकी संस्कृति के बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो जनजाति का अर्थ समझाना है पेपर में। जनजाति क्या होती है? ए विकसित अर्थव्यवस्था, यानी वो अभी भी पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था अविकसित है। अविकसित अर्थव्यवस्था वाले लोगों का समूह जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक समूहता पाई जाती है। इस समूह के लोगों की एक जैसी बोली और एक जैसे लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण भी उनके एक जैसे ही होते हैं। तो जनजातियों के सामान्य लक्षण समझाना है, फिर आपको पहले जनजाति का अर्थ समझाना है, फिर जनजातियों के सामान्य लक्षण समझाना है। सामान्य लक्षण में क्या लिखना है आपको? ये पशुपालन करते हैं, ये पशुओं को मारते हैं, ठीक है, ये शिकार करते हैं, ठीक है, ये मछलियों का शिकार भी करते हैं। फिर आपको जनजातियों के सामान्य लक्षणों में लिखना है कि ये क्या करते हैं, ये बिना कपड़ों के रहते हैं, नग्न रहते हैं, ये पत्तों से अपने अपना शरीर को ढक देते हैं, ठीक है, ये गुफाओं में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आप इसमें लिखोगे ये पेड़ों पर भी रहते हैं, ये पेड़ों को खाते हैं, ठीक है, ये आखेट करते हैं। आखेट का मतलब होता है भोजन को इकट्ठा करना। जैसे मान लो इन्होंने किसी हिरण को मार के 10-15 दिन के लिए इकट्ठा करके रख ली, तो आखेट वो होता है। आखेट का मतलब ये भी होता है कि पेड़ पौधों से फल इकट्ठा करके रखना। तो जनजातियों के सामान्य लक्षण लिखना है आपको। अब आता है एस्किमो जनजाति। देखिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है और ये पूरा बर्फीला इलाका है यहाँ उत्तरी ध्रुव के आसपास, ठीक है। इसमें रूस का साइबेरिया वगैरह, कनाडा है ना, ये सारे इलाके आ रहे हैं। तो एस्किमो जनजाति यहाँ पाई जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये बनाया है, यानी कनाडा का ऊपर वाला भाग है ना, अलास्का और रूस का ऊपर वाला भाग, किसका निवास क्षेत्र है? एस्किमो का। इसको अपन टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो एस्किमो कहाँ पाई जाती है? आप सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर एस्किमो का जो निवास स्थान है वो बर्फीला स्थान है, बर्फ से ढके हुए स्थान है, ठीक है। एस्किमो का भौतिक पर्यावरण, अब आपको एस्किमो का भौतिक पर्यावरण लिखना है, यानी वहां पर की जलवायु कैसी है। वहां पर ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पर तेज हवा चलती है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर या उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा हवाएं चलती है, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पौधों का कम अभाव होता है, जीव जंतु कम पाए जाते हैं। ये बातें आपको लिखनी है एस्किमो के भौतिक पर्यावरण में। फिर आपको लिखना है यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। यहाँ जीव जंतु कम पाए जाते हैं, रेंडियर, भालू और समुद्र में मछलियां पाई जाती है, नदियों में मछली पाई जाती है। रेंडियर, भालू और मछली, रेंडियर को तो इन्होंने पालतू पशु बना लिया और मछली का ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इनका शरीर मजबूत होता है, लंबा होता है, इनका चेहरा जो होता है खूबसूरत दिखता है दूर से ही। तो इनके शरीर के बारे में आपको ये बात लिखनी है। फिर इनका व्यवसाय लिखना है। व्यवसाय क्या करते हैं ये कोई कारोबार नहीं करते, ये जो मछली है उसका शिकार करते हैं, ठीक है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो कनाडा के जो लोग हैं उन्होंने इस एस्किमो की जनजाति के लोगों को लाकर लकड़ी के काम में लगा दिया, लकड़ी के व्यवसाय में। तो अब ये लकड़ी काटने का काम भी करते हैं कनाडा के लोगों के लिए। इनका भोजन क्या है? इनका भोजन जो है पेड़ पौधों के पत्ते, ठीक है, मछलियाँ, पशुओं का शिकार, ये सब इनका भोजन है। इनके आवास को इग्लू कहते हैं। छोटे प्रश्नों में आ जाता है इग्लू किसे कहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ये बर्फ की ईंटें बनाते हैं ऐसे करके, और इन बर्फ की ईंटों को से अपन का खुद का घर बनाते हैं ऐसे। तो वहाँ बर्फ पिघलती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं, ऐसा चित्र भी बना सकते हो आप बर्फ से। और नीचे ये जो इलाका, ये जो नीचे भी बर्फ जमी हुई है, तो ऐसे बर्फ का घर बना लेते हैं। इस बर्फ के घर को बोलते हैं इग्लू, और इसी में रहते हैं ये। इनका समाज जो है, इसमें क्या है, इसका जो समाज है ना वो हिंदू धर्म के जैसा है। कैसा? यहाँ क्या है, पितृ सत्ता मानी जाती है, यानी पिता का या जो घर का जो बड़ा होता है उसका बहुत आदर किया जाता है ना। समाज में जो सबसे बड़ा होता है, जैसे हिंदू धर्म के जो परिवार होते हैं उसमें पिता या दादा का जो महत्व होता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, ये एस्किमो में भी बड़ा जो होता है घर का, सबसे वही घर का वो चलाता है, पूरा डिसीजन लेता है वो किसकी शादी करनी है, कैसे शादी करनी है। इनकी संस्कृति में ये अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, ठीक है। इनके पास सीमित संसाधन होते हैं, उन्हीं से ही अपना मनोरंजन करते हैं। ये चीजें आप लिख सकते हो इसमें। ये देखिए एस्किमो जनजाति का ये जो बर्फ से बना हुआ घर है ये, ठीक है, और ये चारों तरफ पेड़ हैं। ये जो पेड़ सूखे हुए हैं, वनस्पति कम दिख रही है आपको, और ये चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, ठीक है।
तो ये एस्किमो जनजाति का भौतिक पर्यावरण। और ये इग्लू है, इग्लू ये बर्फ का बना हुआ है, और अब आप अंदर जाकर इसमें जनजाति रहती है। देखिए, या तो आपके एस्किमो आ जाता है, 100% आपके एस्किमो आता है, लेकिन अगर आपके जायरे के पिग्मी आ जाए, पिग्मी जनजाति, ठीक है, या आपके कालाहारी के बुशमैन आ जाए, या फिर नागा जनजाति आ जाए जो अपने भारत की जनजाति है। देखिए, कालाहारी मरुस्थल और ये जायरे की पिग्मी, ये दोनों विदेशी जनजाति है, और एस्किमो भी विदेशी जनजाति है। एस्किमो भारत में नहीं पाई जाती। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, देखिए ये दुनिया है, इस दुनिया के ऊपर उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जो जनजाति पाई जाती है वो एस्किमो जनजाति है, इधर की तरफ है ना। लेकिन भारत में जो जनजाति पाई जाएगी वो नागा जनजाति है, ठीक है। ये अफ्रीका के मरुस्थल है कालाहारी, उसके बुशमैन है ये। और ये जायरे, एक नदी का नाम है जायरे, ठीक है। ये जायरे नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। इस नदी के आसपास के जो जंगल है उनमें पिग्मी जनजाति पाई जाती है। जब ये तीनों जनजाति आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपको पहले तो ये सारे टॉपिक याद करने हैं। इनका निवास स्थान, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, व्यवसाय, वस्त्र, आवास, हथियार, शरीर, सामाजिक जीवन, इनके ऊपर आपको इनके ऊपर आपको वर्णन करना है। जैसे पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? मध्य अफ्रीका का जंगल है, घने घने जंगलों में ये रहते हैं, जंगलों के ऊपर रहते हैं, जंगलों में ये गुफाओं में रहते हैं। ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है। कालाहारी मरुस्थल में ये रहते हैं, गुफा बनाकर रहते हैं, जंगल है ना। फिर इसके बाद में आपको नागा जनजाति के बारे में भी लिखना है कि ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने। नागा जनजाति अपने नागालैंड के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जंगलों में भी रहते हैं और ये घर बनाकर भी रहते हैं। ये विकसित जनजाति हो गई अब नागा, है ना। इसके बाद में आपको जलवायु के बारे में लिखना है। यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु, तीनों की जलवायु में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, पिग्मी जनजाति की जो जलवायु है ये गर्म जलवायु है, ठीक है। यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी पड़ती है तो पिग्मी जो जनजाति है उसके लोग काले होते हैं, जब ये एस्किमो के लोग गोरे होते हैं। जहाँ भी ठंड पड़ती है वहाँ की चमड़ी गोरी होती है, ध्यान रखना। और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ की चमड़ी काली होती है। इसका वैज्ञानिक कारण है, ये विज्ञान में पढ़ोगे आप ये चीज़। तो पिग्मी जनजाति के लोगों का रंग काला होता है क्योंकि जलवायु वहाँ की गर्म होती है, ठीक है। जलवायु में आप और लिख सकते हो काफ़ी चीज़ें। वहाँ बरसात जो होती है वो ज़्यादा बरसती है, यहाँ भी बरसात ज़्यादा बरसती है, यहाँ भी बरसात ज़्यादा बरसती है। जलवायु में आप तापमान के बारे में लिखोगे जैसे। फिर इसके बाद में आप वनस्पति के बारे में लिखोगे। यहाँ की वनस्पति में आप जंगलों के बारे में वर्णन कर सकते हो। यहाँ कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कई तरह के फल फ्रूट्स पाए जाते हैं जिनको जनजाति खाती है, ठीक है। कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिनसे जनजाति अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। यहाँ की वनस्पति के बारे में भी आप ऐसे ही लिखोगे और यहाँ की वनस्पति के बारे में भी आप ऐसे ही लिखोगे। जीव जंतुओं के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। यहाँ पर लोमड़ी, शियार, बिल्ली, कुत्ता, चूहे, खरगोश, ये सब चीज़ें पाई जाती है। यहाँ भी ऐसे ही लिखोगे और यहाँ भी ऐसे ही लिखोगे। व्यवसाय इनका वही लिखोगे आप, ये शिकार करते हैं, ठीक है। शिकार के ऊपर जीवन यापन करते हैं। फिर जंगलों में से अपना जैसे फल फ्रूट वगैरह को इकट्ठा करते हैं ये, ठीक है। इनमें दिमाग कम है और इनमें भी दिमाग कम है और इनमें दिमाग ज़्यादा है, नागा जनजाति वालों में। फिर इसके बाद में आप वस्त्र के बारे में लिखोगे। ये नग्न रहते हैं ज़्यादातर, ये भी नग्न रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये जनजाति कपड़े पहनने लग गई। इसके बाद में आवास के बारे में लिखोगे। इनकी आवास जो मिट्टी के बने होते हैं, गुफाओं में रहते हैं ज़्यादातर, या इधर से उधर चलते रहते हैं ये। इनका आवास के बारे में भी आप ऐसे ही लिखोगे और इनके आवास के बारे में लिखोगे आप ये घर बनाकर रहने लग गए, ठीक है। हथियार के बारे में लिख लो। लकड़ी के हथियार, पत्थर के हथियार, ये सब इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आप यही लिखोगे। अरे ये जब किसी शिकार को मारते हैं तो इनके पास बंदूक थोड़ी है, क्योंकि ये तो जनजाति है, आदिवासी जनजाति। तो ये क्या करेंगे? पत्थर से मारेंगे, ये भी पत्थर से मारेंगे। लेकिन ये आधुनिक जनजाति, इनके पास हथियार हो सकते हैं। शरीर इनका काला होता है, ठीक है। शरीर के ऊपर ये मिट्टी लगा लेते हैं ताकि मच्छर नहीं खाए इनको। इनका शरीर भी काला होता है, ये भी शरीर के ऊपर मिट्टी लगाकर चलते हैं। नहाते कम है, साल में 1-2 बार ही नहाते, मतलब जीवन में 1-2 बार नहाते हैं। ये भी जीवन में 1-2 बार नहाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जैसा आधुनिक जीवन अपना लिया है, ये रोज नहाते होंगे। सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जो जीवन है इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच समझ के लिख दो कि ये ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप से बाहर नहीं जाते। ग्रुप से बाहर रहेंगे तो वैसे मर जाएंगे। इनके सामाजिक जीवन में भी आप यही लिखोगे। इनका सामाजिक जीवन में आप लिखोगे कि ये परिवार से बनाकर रहते हैं और गाँव में रहते हैं। अब आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है? आर्थिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये 2015 और 2019 में सवाल आया हुआ है। ये बहुत ही सीधा सवाल है। देखिए, आर्थिक भूगोल, देखिए मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करता है, ठीक है। अब जो वो काम करता है, ठीक है, तो वो खेती करता है, वो पशुपालन करता है, ठीक है, वो उद्योग चलाता है। तो मानव के जो सब क्रियाकलाप है इनका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको आपको ऐसे लिखना है। विश्व के अलग अलग भागों में मानव की आर्थिक क्रियाएं अलग अलग पाई जाती है। मानव की इन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। पाउंड्स के अनुसार जमीन पर मानव के उत्पादन की क्रियाओं के वितरण का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो ये आर्थिक भूगोल के बारे में आपको ये लिखना है। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखें, भारत का जो आदमी है वो खेती करता है,
ठीक है। और अमेरिका का कोई आदमी है वो भी खेती करता है। तो भारत के आदमी जो खेती करता है और अमेरिका का आदमी जो खेती करता है, क्या इन दोनों का तरीका सेम है क्या? अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। तो इनके जो खेती करने का जो पैटर्न है उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यानी मानव की आर्थिक क्रियाएं जो अलग अलग है और जो प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग है, क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। या फिर इसका ऐसे समझिए आप, कश्मीर में सेब का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और राजस्थान के रेगिस्तान में सेब का उत्पादन करो आप, हो सकता है क्या? तो कश्मीर में ही सेब का उत्पादन क्यों हो रहा है, राजस्थान के रेगिस्तान में सेब का उत्पादन क्यों नहीं हो सकता? तो जब अपन इस चीज का अध्ययन करते हैं तो आर्थिक भूगोल में अंदर आता है, वो आर्थिक भूगोल के अंदर आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है। और आप ये बातें भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में, कोई गलत नहीं ठहराएगा इनको। आर्थिक क्रियाएं 3 तरह की, 4 तरह की होती है, 5 तरह की होती है, कैसे भी लिख सकते हो आप। आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रिया वो होती है जो कृषि वाली होती है, जिसमें खेती होती है, पशुपालन होता है, और ये आदिवासी जो आखेट करते हैं वो प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है, शिकार करते हैं वो। द्वितीय क्रिया में उद्योग आता है, ठीक है, उद्योग जैसे फैक्ट्री में कागज का बनाना, आपके लकड़ी के और इनके सबके पेन वगैरह, कॉपी वगैरह बनाना, ये सब किसमें आता है? द्वितीय क्रिया में। तृतीय क्रिया में डॉक्टरों की जो सेवाएं हैं, वकीलों की जो सेवाएं, ये आती है। चतुर्थ क्रिया में बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं, जैसे गूगल का सीईओ है, ये सब चतुर्थ क्रिया में आते हैं। जब आपके ये प्रश्न आए तो आप इस चीज को चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, यानी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देना। लेकिन आपको आर्थिक भूगोल के क्षेत्र तो लिखना ही होगा, क्योंकि यह आपके परीक्षा का प्रश्न है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र क्या है? पर्यावरण का अध्ययन। देखिए, कश्मीर में सेब का उत्पादन हो रहा है तो वहां के पर्यावरण का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा कि वहां का सेब का उत्पादन आखिर क्यों हो रहा है। वहां की जलवायु कैसी है, क्या ठंडी जलवायु है, वहां पर वर्षा कैसी होती है, वहां का तापमान कितना है, वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंड ज्यादा पड़ती है। तो ये सब पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में। ये चीज लिखोगे आप। फिर आर्थिक भूगोल का जब आप क्षेत्र लिखोगे तो पहला टॉपिक डालोगे पर्यावरण का अध्ययन, फिर मैंने ये जो उदाहरण दिया है ना, ये लिखोगे आप। फिर लिखोगे दूसरा टॉपिक पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो फिर भी अब वापस यही चीज आप लिख सकते हो कि पर्यावरण के अनुकूल जो कृषि पैदा होती है, खेती पैदा होती है, या जो पशु पर्यावरण के अनुकूल जिंदा रह सकते हैं, उसका अध्ययन करना भी इसका क्षेत्र में आता है। फिर तीसरा टॉपिक डालोगा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। फिर आप डालोगे इसमें पहाड़ों का, नदियों का, जंगलों का, इन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर चौथा टॉपिक डालोगे आप मानवीय संसाधनों का अध्ययन। देखिए, अगर कश्मीर का कोई सेब का जो बागान है उसमें लोग भी तो काम करेंगे, तो वहां पर जो मानव संसाधन है, जो श्रम है, ठीक है, जो मजदूर है, उनका अध्ययन भी किया जाता है। स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन। स्थानिक विशेषताओं का मतलब होता है जैसे कश्मीर की, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो वातावरण है जो सेब का, उसको कैसे बढ़ावा मिल रहा है, इसकी स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये सारे टॉपिक डाल के आप एक उदाहरण लेके, केवल कश्मीर के बागों का उदाहरण ले लिए और अपने रेगिस्तान का उदाहरण ले लो और आप वर्णन कर दो इसका, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वीडियो में जो सारे सवाल हैं उनको आप समझो, जो सवाल आपके ज़्यादा समझ में आ रहा है उस सवाल को आप परीक्षा में करोगे, ठीक है। और आप यहाँ पर भी, अब वीडियो में से भी आप एक सवाल को सेलेक्ट कर सकते हो। इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो उस सवाल को आप कंठस्थ कर जाना। अब जैसे ये है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। भूमध्य सागर में भूमध्य सागरीय कृषि कैसी है, इसके बारे में आपके कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 2014, 15, 18, 19, 20, मतलब लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है आप। अब आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। देखिए, दुनिया का नक्शा है और इस दुनिया के नक्शे में ये अफ्रीका, ये तो अपना भारत है। इस भारत से हम यहाँ चलेंगे ईरान वगैरह, और ईरान वगैरह से तुर्की आएंगे। तुर्की के पास में ये जो इलाका है, ये मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर कहलाता है। देखिए, अफ्रीका के ऊपर ये अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर ये वाला इलाका है, ये मेडिटेरियन सी कहलाता है, ठीक है। ये सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब से देखिए ये इलाका जा रहा, और ये लिख रहा है आपके मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर है आपका, ठीक है। अब इस भूमध्य सागर के चारों ओर देखिए ये यूरोप महाद्वीप है, ये वाला। इस यूरोप महाद्वीप के चारों ओर कोने कोने पर खेती होती है बहुत ज़बरदस्त। उसी कृषि के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। और यहाँ पर ये जो इलाका है सीरिया वगैरह, ये भी भूमध्य सागर में आता है। और ये लीबिया और ये मोरक्को वगैरह के जो तट है, ये भूमध्य सागर के इलाके में आते हैं। ये स्पेन है ना। तो ऊपर तो भूमध्य सागर के ऊपर तो यूरोपीय इलाका है, नीचे अफ्रीका वाला इलाका है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप भूमध्य सागर। आप भी अपने नक्शे में देख सकते हो मोबाइल के में। भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी जब ये सवाल आएगा तो ये लाइन तो आपको लिखनी ही है और याद करनी है कि यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है उस गर्मी में वर्षा नहीं होती, यानी यहाँ की गर्मियाँ सूखी होती है, लेकिन यहाँ की जो सर्दी होती है उसमें वर्षा होती है।
यानी यहाँ पर 90% वर्षा सर्दियों में होती है और गर्मियों में मात्र 10% वर्षा होती है। लेकिन भारत में क्या होता है दोस्तों, भारत में 90% वर्षा किस में होती है, गर्मियों के मौसम में, और 10% वर्षा किस में होती है, सर्दियों में। देखिए सर्दियों में अपन गेहूं की फसल बोते हैं भारत में, सोचिए थोड़ा सा। अब गेहूं की फसल में और सरसों की फसल में अपन को किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, पानी की। ठीक है, अगर सर्दियों में पानी बरस जाए तो वो गेहूं और सरसों की फसलों के लिए आसान होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, ठीक है, इसके आसपास जो ये जो खेत उगते हैं यहाँ पर स्पेन वगैरह में, इटली में, इनमें यहाँ पर जो जो बाग बगीचे वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पर सर्दियों में जब बरसात होती है तो इनको पानी मिल जाता है। ठीक है, और इनकी जबरदस्त फसल होती है यहाँ पर गेहूं की और इनकी। ठीक है, तो क्या है विशेषता याद करनी है आपको भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में, कि यहाँ की पर गर्मियों में बरसात नहीं होती जबकि सर्दियों में बरसात होती है। ये इसकी जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद में आपको लिखना है भूमध्य सागरीय मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो भूमध्य सागरीय जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। देखिए ज़्यादा वर्षा नहीं होती गर्मियों में, तो मिट्टी का निक्षालन भी नहीं होता। निक्षालन का मतलब होता है जब बरसात ज़्यादा बरसती है तो जो ऊपर की मिट्टी बहती है ना ज़मीन से, उसको निक्षालन कहते हैं। तो वो जो ज़मीन के ऊपर की जो मिट्टी होती है वही तो उपजाऊ होती है। अगर वो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी तो फिर फसल ही नहीं होगी। तो भूमध्य सागरीय जो मृदा है, मिट्टी है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम होने की वजह से क्या है कि जो मृदा है वो उपजाऊ बनी रहती है, और सर्दियों में बरसात होती है जिसको फसल सोख लेती है। भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो गेहूँ है वो काफ़ी अच्छा पैदा होता है। इसके अलावा यहाँ रसदार फलों की खेती की जाती है। रसदार फलों में आता है जैसे अंगूर, अनानास वगैरह। एक जैतून की खेती भी बहुत होती है यहाँ पर। देखिए अंगूर की खेती तो इतनी होती है कि सबसे अच्छी शराब कहाँ बनती है, भूमध्य सागरीय के जो इलाके के जो देश है उसमें, उनमें बनती है, यूरोप के, स्पेन वगैरह में। इसमें दुनिया की सबसे महंगी और अच्छी शराब यूरोप के उन कंट्रीज में बनती है जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंगूर की खेती खूब होती है। अंगूर की खेती खूब क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और भूमध्य सागरीय जलवायु रसदार फलों के लिए अनुकूल होती है। ये सारी बातें आपको एग्जाम में लिखनी है दोस्तों, एक भी लाइन नहीं छोड़नी। आगे आपको लिखना है कि जहाँ पर जैतून का वृक्ष पाया जाता है उसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है, ऐसा माना जाता है लोगों का। तो जैतून की फसल जो होती है सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तो जैतून की जो फसल है, जैतून का जो पौधा है, उसके लिए अनुकूल जलवायु है वहाँ की। भूमध्य सागरीय कृषि से लाभ लिखने हैं आपको। पशुपालन को बढ़ावा मिलता है, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलता है, उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इस सवाल को भी आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत सीधा सवाल है ये। मृदा संसाधन किसे कहते हैं? मृदा संसाधनों की समस्याओं और संरक्षण के उपाय बताइए। यानी मृदा संसाधन की समस्याएं क्या है और उनका बचाव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप मिट्टी को समझिए, मृदा को। देखिए पृथ्वी के ऊपर का जो उपजाऊ वाला जो भाग है ना, जो ऊपरी परत है, उसको मृदा कहते हैं। इसमें रेत के कण, नमी, जीवाश्म, कीट आदि मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें मिट्टी के ही कण मिले। देखिए उसमें आपको नमी भी मिलेगी यानी पानी के कण मिलेंगे, आपको जीवाश्म मिलेगा यानी जीव जंतुओं के टुकड़े मिलेंगे आपको उसके मरे हुए, आपको जिंदा कीट भी मिल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उन सबको क्या बोलते हैं अपन? मृदा बोलते हैं। मृदा संसाधनों का महत्व। देखिए मिट्टी का क्या महत्व है, इससे हम खेती करते हैं। ठीक है, जब खेती होती है तो उस खेती को खाकर हम पशुपालन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पर घास उगेगी, और घास उगेगी तो उससे पशु चरेंगे, तो उससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा तो उद्योग स्थापित होंगे। ठीक है, उद्योग स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे मृदा संसाधनों को खतरा कैसे है। अगर आप पशुओं को ज़्यादा चराओगे, ठीक है, अगर आप ज़्यादा पेड़ काटोगे, ठीक है, अगर आप मेड़बंदी सही ढंग से नहीं करोगे, बरसात आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ेगा, तो इससे मिट्टी जो है हमारी, उस मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और अगर इसको मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा तो क्या होगा? इससे फसलें नष्ट होंगी, पशु नष्ट हो जाएंगे, पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं मिलेगा तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। फिर अगर पशु और फसल नष्ट हो गई तो फिर उद्योग धंधे भी खत्म हो जाएंगे। उद्योग धंधे खत्म हो गए तो बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी आएगी तो पैसा खत्म होगा, पैसा खत्म होगा तो पैसा खाने के लिए कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो भुखमरी आएगी, गरीबी आएगी, और जब भुखमरी और गरीबी से आदमी लड़ेगा तो शिक्षा से दूर हो जाएगा, अशिक्षा फैलेगी, फिर अशिक्षा फैलेगी तो अपराध बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे तो अशांति आएगी, अशांति आएगी तो युद्ध होगा। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। तो मृदा संसाधनों को बचाना बहुत जरूरी है। तो फिर हम कैसे बचाएं मृदा संसाधनों को? कैसे बचाएं? मेड़बंदी करें खेतों के चारों तरफ, मेड़बंदी वाला टॉपिक डालो आप, फिर उसके बारे में लिखो आप। वनारोपण करें, वनारोपण का मतलब होता है वनों को उगाएं, वन का मतलब होता है पेड़ पौधों को उगाएं। पानी का संरक्षण करें दोस्तों, ठीक है, पानी को बचा कर रखें। अगर बरसात का पानी ज़्यादा बह रहा है खेतों में होके तो उसको डाइवर्ट करें, बांध बनाएं। ठीक है, पशुचारण को कम करें, पशुओं को चराना कम करें, फसलों को और इनको।
समुच्च रेखीय जुताई करें, पहाड़ों की मिट्टी के लिए समानांतर खेत बनाएं। ये सारी बातें आपको लिखनी है मृदा संरक्षण के उपाय। बहुत सीधा टॉपिक है, ये आपको वर्णन करना है इसका, ठीक है। देखिए रबर के उत्पादन के बारे में आ जाता है। पहले रबर को समझिए। रबर दो तरह की होती है, प्राकृतिक रबर और मानव निर्मित रबर। प्राकृतिक, ये जो रबर से हम ये बनाते हैं टायर वगैरह, इस रबर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो आपके सवाल आता है विश्व में रबर उत्पादन का प्रतिरूप समझाइए। तो इसके पहले आपको जलवायु को समझिए। रबर के उत्पादन के लिए जलवायु कौन सी उपयुक्त होती है? जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखिए ये पूरा विश्व है, ठीक है। इस विश्व में ये भूमध्य रेखा है बीच में। इस भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और 24 घंटे बरसात होती रहती है। लगभग बरसात होती है, पता नहीं कब बरसात हो जाए। यहाँ सर्दी पड़ती ही नहीं है दोस्तों, पूरे साल गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो इसी इलाके के आसपास देखिए आपको ये जो काले काले निशान बढ़ रहे हैं ना, ये वाले, ये काले काले निशान, इन काले काले निशानों के पास में ही क्या है, रबर की खेती होती है। तो रबर की खेती के लिए क्या क्या चाहिए? अब देखिए आप, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो रबर की खेती के लिए ज़्यादा वर्षा चाहिए। यहाँ पर तापमान अधिक पड़ता है तो रबर की खेती के लिए तापमान अधिक चाहिए। यहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे चीन भारत में, इसमें तो यहाँ पर श्रम ज़्यादा चाहिए, यानी लोग ज़्यादा चाहिए, मजदूर ज़्यादा चाहिए रबर की खेती के लिए, ठीक है। तकनीक चाहिए, तभी तो आप रबर से टायर वगैरह बनाओगे। रबर का परिवहन करने के लिए साधन चाहिए ताकि रबर को यहाँ से उठाकर इन देशों में लाया जा सके, ठीक है। रबर को बेचने के लिए बाजार चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आप रबर के लिए लिख सकते हो। और पहले आप डालोगे जलवायु, जलवायु गर्म होती है, बरसात होती है, बरसात होती रहती है, सारी बातें लिखोगे। फिर दूसरा टॉपिक डालोगे वर्षा। फिर वर्षा में लिखोगे आपको कि जो रबर का जो पौधा है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगता है, तो फिर आप वैसे लिख दोगे। फिर तापमान वाला टॉपिक डालोगे, अधिक तापमान के लिए ऐसे सारी चीज़ें टॉपिक डाल के आप लिख देना। सूत्री वस्तु उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में समझाइए। पहले तो आप उद्योग, ये सवाल आ गया मान लो आपकी परीक्षा में, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में समझाइए। स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, कोई फेमस वस्तु है, जैसे आगरे का पेठा है, वो आगरे में ही मिलता है ना। फिर आगरे में से आगरे का पेठा बनकर हमारे यहाँ पर और पूरे भारत में फैल जाता है और उसको अपन खाते हैं, पूरे राजस्थान में फैल जाता है। तो आगरा में क्यों बनता है? देखिए कब जब कोई चीज़ किसी जगह के लिए फेमस हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन स्थानीयकरण, ठीक है। तो इसी तरह कुछ उद्योग जो होते हैं ना, वो एक जगह के लिए फेमस हो जाते हैं, उसको स्थानीयकरण कहते हैं। जैसे भारत का जमशेदपुर है, ठीक है। इस भारत के जमशेदपुर में लोहे के जो इस्पात संयंत्र है वो अपने इधर लगे हुए हैं, उड़ीसा में, इनमें क्यों लगे हुए हैं? वहाँ ये जमशेदपुर है, इसको टाटा नगर भी बोलते हैं जमशेदपुर में। तो यहाँ पर क्यों है इतना इस इलाके में, इस इलाके में ही लोहे के संयंत्र क्यों है, ठीक है। तो किसी चीज़ का या किसी उद्योग का किसी विशेष जगह के लिए फेमस हो जाना, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उस जगह के लिए अनुकूल होती है, उस उद्योग के लिए, तो वो उद्योग वहाँ पर जब स्थापित हो जाते हैं तो उसको उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं। सरल भाषा में आपको 2 लाइनें याद करनी है। कई उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पनप सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में उद्योगों का पनपना उद्योगों का स्थानीयकरण कहलाता है। किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जो कारक चाहिए वो क्या क्या है? एक तो कच्चा माल अवेलेबल हो वहाँ पर आसानी से, ठीक है। एक जलवायु वहाँ की उसके लिए अनुकूल हो, एक श्रम हो, श्रम यानी होता है मजदूर, एक बाजार पास में हो, और एक परिवहन के साधन हो, यानी जब कोई चीज़ अपन बनाते हैं तो उसको ले जाने के लिए भी तो वाहन चाहिए, सड़क चाहिए, रेल चाहिए, ठीक है। तो किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कोई सा भी उद्योग आ जाए आपकी परीक्षा में तो आपको ये लाइन तो याद ही करनी है, बिल्कुल, है ना। अब सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु कैसी चाहिए? देखिए सूती वस्त्र उद्योग जितने भी हुए ना, या तो वो अहमदाबाद में हुए हैं या वो मुंबई में हुए हैं, ठीक है, या फिर ये जो इलाके हैं तमिलनाडु वगैरह के, ये ठीक है, इस बेल्ट में हुए हैं। अब देखिए इधर यहाँ पर समुद्र है ये, और समुद्र के पास वाले इलाके हैं ये अहमदाबाद, मुंबई वगैरह ये सब। तो फिर यहाँ पर जो लखनऊ है या दिल्ली है, लाहौर है, ठीक है, भोपाल है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग क्यों नहीं पनपे? आखिर यहाँ की जलवायु कैसी है? देखिए समुद्र पास में है, ठीक है, तो समुद्र पास में तो नमी बनी रहती है, ठीक है। तो सूती जो सूती वस्त्र जो होता है ना, उस सूती वस्त्र के जब धागे को बनाते हैं तो उसके लिए नमी चाहिए। तो नमी, समुद्र से नमी आ जाती है मुंबई वगैरह में, ठीक है। तो वो नमी क्या करती है? वो नमी सूती वस्त्र का जो धागा होता है उसके लिए अनुकूल होती है। तो सूती वस्त्र उद्योगों की जलवायु के लिए नमी चाहिए, और वो नमी कहाँ मिलती है? समुद्र के आसपास इलाकों में। तो जैसे मुंबई है और तमिलनाडु है, केरल है, ये सब इलाके जो है सूती वस्त्र उद्योगों के अनुकूल है। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल कपास होता है, ठीक है। तो जैसे महाराष्ट्र का जो इलाका है वो कपास के लिए अनुकूल है, तो मुंबई में जो कपास सूती वस्त्र उद्योगों का जो क्षेत्र है वो मुंबई में ज़्यादा पनपा है, तो उसके लिए कच्चा माल महाराष्ट्र मिल जाता है, कपास होती है इसके लिए कच्चा माल।
सूती वस्त्र उद्योगों के लिए मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए बाजार, भारत बहुत बड़ा बाजार है। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए परिवहन भी आसानी से मिल जाता है। तो ये सारी बातें आप इसमें आपको लिखनी है। चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है? भौगोलिक दशाओं का मतलब होता है तापमान, वर्षा, ठीक है, मिट्टी, ये सब भौगोलिक दशाओं में आता है। और मानवीय दशाओं में क्या आता है? सिंचाई, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह, बीज, ये सब मानवीय दशाओं में आता है। तो चावल की खेती के लिए जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या क्या लिखना है? पहला, चावल के बारे में लिखना है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल वो होती है जो बरसात में बोई जाती है। तो चावल की फसल के लिए आवश्यक भूगोल दशाएं क्या है? तापमान अधिक होना चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, श्रम खूब होना चाहिए, क्योंकि हाथ से बोते हैं। जो चावल के जो पौधे हैं ना, उसकी बुआई हाथ से करते हैं, ऐसे नहीं बोलते ट्रैक्टर से। उर्वरक चाहिए इनके लिए, सिंचाई चाहिए, बाजार चाहिए, परिवहन चाहिए, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। विश्व में चावल के क्षेत्र, चावल भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदा होता है, सबसे ज्यादा चीन में, फिर उसके बाद भारत में, और फिर पाकिस्तान वगैरह में, अमेरिका में भी चावल होता है। विश्व में चावल के उपभोग के क्षेत्र, देखिए विश्व में चावल के उपभोग के क्षेत्र, देखिए ये जो इलाके हैं हमारा भारत, चीन वगैरह, यहाँ पर चावल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बताया था आपको, ये भूमध्य रेखा है विश्व के बीचों बीच में, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के चारों ओर बहुत ज्यादा बरसात पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो चावल की खपत होती है इसी इलाके में होती है, और सबसे ज्यादा चावल भी इसी इलाके में बोया जाता है, ठीक है। देखिए चावल का उत्पादन में सबसे ज्यादा चाइना में होता है 30%, यानी अगर विश्व में 100 किलो चावल हो रहा है तो 30 किलो तो चीन में ही पैदा हो रहा है, और खा भी चीन ही रहा है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसकी। और फिर बाद में भारत में हो रहा है 21%, और खा भी भारत खूब रहा है क्योंकि भारत की जनसंख्या भी चावल पर निर्भर है ज्यादातर। भारत में गेहूं से ज्यादा चावल पैदा होता है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। वन संसाधनों का वितरण और इसके संरक्षण में आने वाली समस्याओं को समझाइए। देखिए वन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उनका संरक्षण किया जाना क्यों जरूरी है, ये बात, और इनका जब हम संरक्षण करते हैं यानी जब हम वनों को बचाते हैं तो क्या क्या परेशानी आती है, उन बातों के बारे में आपको लिखना है। ये भी सीधा सवाल है, आपको जो सीधा सवाल रख रहा है उसको करके जाइए आप। तो वन संसाधन का अर्थ समझाना है पहले तो आपको लिखना है कि हमारे चारों ओर जो जंगल वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह जो पाए जाते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, और ये जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है। तो वन संसाधन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेड़ पौधे, ये जो जंगल में जो पाए जाते हैं और हमारे आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनको वन संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है, ये लिखना है आपको। फिर वन संसाधनों का महत्व लिखना है आपको कि वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वन से जीव जंतु, वनों को ही जीव जंतु खाते हैं, वनों से कागज बनाए जाते हैं, वनों से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, और वनों से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। आदिवासी जनसंख्या घर पेड़ पौधे ही हैं, पेड़ पौधों में जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। वन अभ्यारण्य वगैरह और जो सेंचुरी है और क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, ये सब किस वन संसाधनों से ही बनते हैं। ये बातें आपको वन संसाधनों के महत्व में लिखनी है दूसरे टॉपिक में। फिर तीसरा टॉपिक डालना है आपको वनों के प्रकार, इसमें लिखना है आपको सदाबहार वन। सदाबहार वन वो होते हैं जो साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। मानसूनी वन वो होते हैं जब मानसून का समय आता है तो अपने पत्ते झड़ जाते हैं, इनको पतझड़ वन भी बोलते हैं, ठीक है। और जब मानसून का समय आता है तो ये हरे हो जाते हैं बरसात से, और मानसून निकल जाता है तो ये वापस अपने पत्ते गिरा देते हैं। मरुस्थलीय वन वो होते हैं जो मरुस्थलों में उगते हैं, जैसे बबूल वगैरह। जलीय पौधे वो होते हैं जो जल में उगते हैं, जैसे सिंघाड़ा वगैरह। पर्वतीय वन वो होते हैं जो पर्वतों में पाए जाते हैं। फिर आपको लिखना है सघन वन वाले क्षेत्र, जैसे ब्राजील के अमेजन, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी भारत, आसियान देश, इनमें जो वन है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्यम वन वाले क्षेत्र उत्तरी भारत, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। कम वन वाले क्षेत्र साइबेरिया, मंगोलिया। और ऐसी जगह जहाँ पर वन नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक क्षेत्र। देखिए ये जो ब्राजील वाला जो इलाका है यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये अमेजन के जंगल है, ये जायरे नदी है, यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। मैंने बताया था ना वो जायरे नदी का क्षेत्र जहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है, वो वाला क्षेत्र है, यहाँ भी जंगल खूब है। इसके अलावा ये इलाका देखिए फिलीपींस वगैरह का इलाका है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, यहाँ पर भी वन खूब पाए जाते हैं। और ये अपना भारत है, ये चीन है, यहाँ पर भी वन खूब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वनों का क्षेत्र हो गया। और देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर वन है ही नहीं, देखो ये वन विहीन इलाका है। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर भी वन नहीं है। अब आता है जल विद्युत शक्ति के बारे में।
जल विद्युत शक्ति के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। फिर आगे देखिए भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं मतलब होता है पहाड़, पर्वत, नदी वगैरह ये सब है ना। तो जल विद्युत का जो उत्पादन होता है, ठीक है, देखिए जो जल होता है उससे अपन बिजली प्राप्त करते हैं। तो वो कैसे प्राप्त करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऊर्जा प्राप्ति के संसाधनों में जल विद्युत श्रेष्ठ है, समझाइए। या तो ऐसे सवाल आ जाएगा या ऐसे सवाल आ जाएगा, यानी जल विद्युत को लेकर आपके सवाल आता है 100%। और ये बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको समझ लीजिए। पहले तो आपको ऊर्जा संसाधनों का परिचय देना है। ऊर्जा संसाधन का मतलब होता है जिन संसाधनों से हम बिजली प्राप्त करते हैं, जैसे कोयले से, ठीक है, और नाभिकीय वो जो परमाणु जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह से। इसके अलावा जल से भी हम क्या प्राप्त करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं। फिर आपको समझाना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो है जिनको हम वापस प्राप्त कर सके, जैसे वायु, जल वगैरह ये सब। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, यानी जिनको आसानी से वापस प्राप्त किया जाना मुश्किल है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। फिर तीसरा टॉपिक डालना है आपको जल विद्युत का परिचय। जल विद्युत कैसे तैयार की जाती है, ये दोनों आपको लिखना है। तो जल विद्युत का परिचय आपको देना है कि जल विद्युत, जैसे मान लो ये टरबाइन है, ये टरबाइन, ठीक है। अब ये टरबाइन चारों तरफ घूमता है, ठीक है। अब जैसे ही जल इसके ऊपर गिरता है, ठीक है, तो ये टरबाइन घूमता है और इस टरबाइन के घूमने से यहाँ पर कुंडली लगी होती है और ये कुंडली क्या करती है, फिर बिजली पैदा करती है और वो बिजली पैदा करके और ये ट्रांसमीटरों में भेज दी जाती है यहाँ से, और फिर ये यहाँ से अपने शहरों में आती है, गाँव में आती है। तो ये टरबाइन को घुमाने के लिए जल को ऊपर से गिराना जरूरी है, ठीक है। तो जल को ऊपर से गिराने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी जल विद्युत के लिए अच्छा होता है। लहरें अच्छी होती है ताकि टरबाइन पर टकराए और टरबाइन घूमे। झरने भी अच्छे होते हैं। हिमालय या पहाड़ की जो नदियाँ होती है, देखिए ये मान लो कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ से ये नदी आ रही है, मान लो हिमालय पर्वत से ये नदी आ रही है। अब ये नदी तेज गति से आ रही है और अपन ने यहाँ पे टरबाइन लगा दिया, ठीक है, और ये टरबाइन घूम रहा है। टरबाइन घूमने के बाद में बिजली पैदा हो रही है, ठीक है। तो पहाड़ों से जो नदी बहती है वो भी जल विद्युत के लिए अच्छी होती है। बांध बनाकर भी जल को गिराया जा सकता है। जैसे मान लो कि अपन ने यहाँ पर बांध बना दिया, इस बांध बनाने के बाद में अपन ने यहाँ से पानी गिराया नीचे, और पानी गिराया तो ये क्या है, आपने देखा होगा जब बांध बनाते हैं अपन और उस बांध से चादर चलती है तो अपन नीचे नहाते हैं उसके, तो वो चादर नीचे जो गिरती है पानी की, उसको अगर टरबाइन पे गिराया जाए तो उससे क्या होगा, जल विद्युत पैदा होगी। तो बांध बनाकर चादर गिराई जाती है टरबाइन पे, ठीक है। बाजार पास में हो, ठीक है, पूंजी भी चाहिए इसके लिए, बांध वगैरह बनाने के लिए। तो जल विद्युत के लिए आवश्यक दशाएं आपको ये सारी लिखनी है। फिर जल विद्युत शक्ति का महत्व लिखना है आपको। ये नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है, उपयोग में सरल होता है, ये पहाड़ों पर इन पर आसानी से बिजली पैदा की जा सकती है, पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाता है, कम खर्चे में बिजली तैयार हो जाती है, घरेलू उपयोग के लिए आसान होती है बिजली, उच्च वोल्टता की शक्ति होती है इसमें। लेकिन जल विद्युत शक्ति से नुकसान भी होते हैं। ये खर्चा करती है ज़्यादा, बांध टूटने से भूकंप का, बाढ़ का और जीव जंतुओं के मरने का खतरा होता है। बांधों के बनने से उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है, कृषि योग्य भूमि खत्म हो जाती है, कृषि योग्य भूमि खत्म होती है, जो जंतु जीवन नष्ट हो जाता है। बांध से जंगल नष्ट हो जाते हैं, बांध से आदिवासी बस्तियां भी नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। बांध से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। नदी जल को रोकने से राज्यों में टकराव पैदा होता है। नदी जल को रोकने से पड़ोसी देशों में भी टकराव हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा बढ़ती है। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं जल विद्युत से नुकसान में। विश्व में जल विद्युत शक्ति की क्षमता वाले देश, देखिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत की क्षमता है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा जल पाया जाता है, नदियाँ भी यहाँ पे ज़्यादा है। आपने पता सुना होगा नील नदी पूरे अफ्रीका में बहती है, ऐसे करके लगभग। एशिया और रूस आदि इसमें भी काफ़ी जल विद्युत पैदा करने की शक्ति पाई जाती है। लेकिन जल विद्युत के उत्पादन करने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है, फिर रूस है, फिर कनाडा है, फिर जापान है, चीन है, फिर उसके बाद भारत है। जल विद्युत की क्षमता वाले राज्य कौन कौन से भारत में, देखिए अगर जल विद्युत पैदा करना चाहे तो हिमालय पर्वत के जो राज्य है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं जल से बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ज़्यादा पैदा करते नहीं है। तो ज़्यादा पैदा कौन करता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ने मिलकर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई है। इस परियोजना से जल विद्युत पैदा की जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने चंबल नदी पर कई बांध बनाए जिनसे जल विद्युत पैदा की जाती है। ये आपको लिखना है। कोयला कैसे बनता है, कोयले के उत्पादन और वितरण की व्याख्या कीजिए। ये काफी परिवार परीक्षा में पूछा है आपके। कोयले के महत्व और किस्मों को स्पष्ट कीजिए, ये भी सवाल पूछा है। तो देखिए कोयला कैसे बनता है। कोयला ऐसे बनता है दोस्तों, जैसे मान लो कि भूकंप आया, भूकंप आने के बाद में काफ़ी जो पेड़ पौधे वगैरह है वो ज़मीन के नीचे धस गए। तो ये ज़मीन के नीचे पड़े पेड़ पौधे लाखों करोड़ों वर्षों के बाद किस में बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। तो कोयला जो होता है वो एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जीव जंतुओं से जो ईंधन बनता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह, ठीक है। तो अनवीकरणीय ईंधन है ये। जब कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अनवीकरणीय का मतलब होता है जो ऊर्जा का संसाधन जल्दी तैयार ना हो, अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कहलाता है। सीमित संसाधन है ये, कोयला एक बार खत्म हो गया तो वापस तैयार नहीं होगा।
कोयले की किस्में देखिए, कोयला 4 तरह का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, एंथ्रासाइट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पीट ले बेटा एंथोनी को। तो पीट ले बेटा यानी पीट से पीट हो गया, ले से लिग्नाइट हो गया, बेटा से बिटुमिनस हो गया, और एंथोनी को यानी एंथ्रासाइट को। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे बुरा पीट है। सबसे बुरा पीट क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, धुआं ज़्यादा फेंकता है। कोयले का महत्व ये है कि कोयले से बिजली पैदा की जाती है। देखिए, अगर अपने यहाँ पर 100 यूनिट बिजली पैदा हो रही है तो उसका 70% यूनिट बिजली किससे पैदा होती है? कोयले से, और मात्र 30% बिजली अन्य चीज़ों से प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ से बनती है? कोयले से। कोयला एक ऊर्जा संसाधन है, परिवहन के लिए आवश्यक होता है, रेल के इंजन वगैरह के लिए आवश्यक होता है, विद्युत के लिए आवश्यक होता है, उद्योगों के लिए आवश्यक होता है कोयला, प्लास्टिक बनाने के लिए कोयला आवश्यक होता है, घरों में कोयला यूज में आता है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से जलने लगता है, संकट और युद्ध के समय उपयोगी होता है, कई खनिजों के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, इस्पात उद्योगों में उपयोग में आता है। ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक बना के लिखनी है कोयले के महत्व में। कोयले के उपयोग लिखने हैं आपको। कोयले के उपयोग से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इससे, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है, जीव जंतुओं को नुकसान होता है, पेड़ पौधे मर जाते हैं। कोयले का संरक्षण किया जाना क्यों जरूरी है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है, लेकिन अगर ये खत्म हो गया तो वापस इसको बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आता है, ये जीवाश्म ईंधनों की श्रेणी में आता है, जो एक बार खत्म हो गई तो उनको दोबारा बनाने में काफ़ी वर्ष लग सकते हैं। विश्व में कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा रूस, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में है, जबकि भारत में कोयले के भंडार गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में कोयले के भंडार गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्षेत्र कौन सा इलाका है? ये मान लो ये भारत है, तो इस भारत का जो दक्षिण का इलाका है वो गोंडवाना क्षेत्र है। ये भारत में जो इंडिया लिख रहा है ना, इस इंडिया के नीचे नीचे का इलाका है गोंडवाना क्षेत्र में आता है। यानी दक्षिणी भारत का इलाका क्या कहलाता है? गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। देख लीजिए, फसलों के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं अगर आपके आता है, जैसे गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, कपास के लिए, चावल के लिए, रबर के लिए, गन्ने के लिए, तो मैंने इस सबके बारे में लिख दिया यहाँ पे। आपको टॉपिक एक जैसे ही बनाने हैं सबके, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग याद करना है। जैसे गेहूं की जलवायु के लिए सर्दी चाहिए, वर्षा चाहिए, सिंचाई चाहिए, मृदा चाहिए, उपजाऊ उर्वरक चाहिए, बीज चाहिए, श्रम चाहिए, मशीनरी चाहिए, पूंजी चाहिए, फसल को अधिक वर्षा चाहिए, पाला पड़ जाता है, ओला पड़ जाता है, फसल खराब हो सकती है, ठीक है। ये सारी बातें लिख सकते हो। कपास के लिए, चावल के लिए, इन सब के लिए आप ऐसे लिख सकते हो अगर सवाल आ जाए तो। ये काफ़ी सीधी चीज़ है, इसको एक की याद कर लो, बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपका जो भूगोल का जो दूसरा पेपर है वो इसके बाद बनाएंगे थोड़े दिन बाद। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।